यूपीए 2 के आखिरी बजट में चुनावी तोहफों की उम्मीद को झटका लगा है। हालांकि छोटी कारें, एसयूवी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साबुन, फ्रिज और टीवी, देश में बने मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। लेकिन बजट में चिदम्बरम ने टैक्स पेयर्स को निराश ही किया है। चुनावी बजट के चलते ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सरकार टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी कर सकती है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या महंगाई से जूझ रही जनता उपलब्धियों के बखान से खुश होगी। जनता जानना चाहती है कि बजट में महंगाई रोकने के क्या उपाय हैं। रेल बजट के 3 दिन बाद संसद में आम बजट पेश किया गया। माहौल अमूमन पहले जैसा ही था। विपक्ष हंगामे में बिजी था और वित्त मंत्री हंगामे के बीच बजट को पढ़ने में मशगूल नजर आए। जनता को सुकून पहुंचाने वाली ऐसी किसी भी योजना का ऐलान वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नहीं किया, लेकिन सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को बिना रुके वो पढ़ते गए। अब सवाल ये उठता है, क्या महज उपलब्धियों के बखान से जनता खुश हो जाएगी? टीवी सस्ता, फ्रिज सस्ता, छोटी कारें सस्ती और देश में बना मोबाइल फोन सस्ता। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बिना रुके अंतरिम बजट पेश किया। महंगाई के बोझ से दबी जनता को कोई बड़ी राहत तो नहीं मिली। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्पाद शुल्क में कटौती कर उन्होंने भारी संकट से गुजर रहे ऑटो सेक्टर और कार का सपना देख रहे लोगों को फील गुड जरूर करा दिया। एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 10% की। छोटी कारों, मोटरसाइकिल पर एक्साइज ड्यूटी 12 से 8%। एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी 30% से 24% की। बड़ी और मिड सेगमेंट गाड़ियों पर 20% एक्साइज ड्यूटी का प्रावधान अंतरिम बजट में किया गया है। In the capital goods and consumer non-durables, I propose to reduce the excise duty from 12% to 10% on all goods falling under Chapter 84 and Chapter 85 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act for the period up to 30/6/2014. The rates can be reviewed at the time of the regular budget. To give relief to the automobile industry, which is registering unprecedented negative growth, I propose to reduce excise duty as follows for the period up to 30/6/2014. Small cars, motorcycles, scooters and commercial vehicles from 12% to 8%. SUVs from 30% to 24%. Large and mid-segment cars from 27 or 24% to 24 or 20%. गर्मी करीब है, लिहाजा सस्ते फ्रिज की व्यवस्था कर चिदम्बरम साहब जनता को गर्मी में ठंडक का एहसास कराना चाहते हैं। लेकिन गर्मी में उस फ्रिज में रखने के लिए वाजिब दाम पर सब्जियों की गारंटी कौन देगा? कम से कम ये बजट तो महंगाई से बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखाता। सरकारी आंकड़ों में भले ही महंगाई कम हुई है, लेकिन एक आम नौकरी पेशा आदमी का बजट आज तक नहीं सुधरा है। अब सवाल ये है, क्या जनता हर रोज फ्रिज खरीदती है? क्या आम जनता हर रोज गाड़ियां खरीदती है? क्या हर रोज मोबाइल फोन खरीदे जाते हैं? क्या सस्ते मोबाइल, टीवी और फ्रिज से पेट भर सकता है? क्या सस्ती कार जिंदगी की गाड़ी खींच सकती है? मसला केवल ये ही नहीं है। सरकार फ्रिज, टीवी सस्ता करती है, लेकिन उसको चलाने वाली बिजली साल दर साल महंगी होती जा रही है। गाड़ियों को सस्ता किया जा रहा है, जबकि अंडर रिकवरी और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के नाम पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हाल में सरकार ने सीएनजी के दाम कम किए हैं, लेकिन 1 अप्रैल के बाद इसके फिर से आसमान पर पहुंचने का खतरा है। चिदम्बरम साहब ने ये बजट चुनावी साल में पेश किया है। कोशिश 10 साल की उपलब्धियां गिनाकर जनता के बीच छवि चमकाने की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे जनता की परेशानियां कम हो जाएंगी? महंगाई, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? क्या इस बजट के जरिए यूपीए सरकार फिर से जनता का विश्वास जीत पाएगी? जिया न्यूज रिपोर्ट।
सरकार ने अपने अंतरिम बजट में सेना को तोहफा दिया है। पिछले एक अरसे से जिस वन रैंक वन पेंशन की मांग हो रही थी उसे मंजूरी मिल गई है। You need to take care of those who served in the defense forces only for a limited number of years. Government has therefore decided to walk the last mile and close the gap for all retirees in all ranks. I'm happy to announce that government has accepted the principle of one rank, one pension for the defense forces. This decision will be implemented prospectively from the financial year 2014-15. काफ़ी दिनों से मेरे पास डेलीगेशंस आ रहे थे, फौज के डेलीगेशंस, और अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई और सब ने कहा कि फौज के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक और ज़रूरी कदम है। फौज के लोग हिंदुस्तान के लिए तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। इसीलिए मैं सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पे एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस देश के लिए रोज लड़ते हैं, अपना खून पसीना देते हैं। तो इस अंतरिम बजट को लेकर सवाल तमाम जनता के जहन में घूम रहे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है आज इस चर्चा में। सबसे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करवा देते हैं। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, और उनके अलावा हमारे साथ मार्केट एनालिस्ट आकाश जिंदल जी भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। मसला सियासत से भी जुड़ा है, लिहाजा सियासत से जुड़े भी दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हंसराज अहीर जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता भोपाल से अभय कुमार दुबे जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा कृष्णवीर चौधरी साहब से, क्योंकि आज कृषि क्षेत्र का जब जिक्र कर रहे थे चिदम्बरम साहब तो काफ़ी गदगद वो नज़र आ रहे थे जो परफॉर्मेंस रही है कृषि क्षेत्र की। कृष्णवीर जी, सबसे पहले क्या ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरता है? बजट में किसानों के लिए किया क्या है सरकार ने? अगर हम 10 साल की बात आज जो भाषण दिया है, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि चुनावी बजट है और उम्मीद थी कि जो 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए 1 ने, उसकी रिपोर्ट 2007 में आ गई। आज तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, उसका कोई प्रावधान नहीं किया। बात सरकार जा रही है, साथ साथ रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में। दूसरी बात, फर्टिलाइजर सब्सिडी को आप कम कर रहे हैं, इरिगेशन के संसाधनों पर आप कोई काम नहीं करवा रहे हैं, तो कौन से विकास में, कृषि के विकास में आपकी भागीदारी? 68,000 करोड़ मैं आ रहा हूं। आपने ये कहा है कि 7 लाख करोड़ का हमने कर्जा दिया है। कर्जा कोई 2% ब्याज दर पर आगे भी मिलता रहेगा, ये भी कहा है उन्होंने। नहीं, 2% ब्याज दर की सब्सिडी मिलती रहेगी। जी। आखिर ये बताइए कि देश के अन्नदाता ने अन्न के भंडार भर दिए, इनकी तो भंडारण क्षमता की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई। बराबर 10 साल से कह रहे हैं कि हम जो है स्टोरेज के लिए मुहैया करेंगे, फंड्स मुहैया करेंगे, ये सब कहने की बातें। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम आज 23 साल हो गए मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, क्या हुआ? क्या किसी इस देश के आम आदमी छोटे किसान को फायदा हुआ? नहीं। मैं पूछता हूं, इस देश में 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। शर्म आती है मुझे कहते हुए, इनको सुनने में शर्म नहीं आती? ये पूरा एग्रीकल्चर जो है, जो इस देश की मुद्रा है, सबसे बड़ी रोटी, ये उसको जो है कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल थोप रहे हैं, जबकि इस देश को फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर मॉडल की जरूरत है। दुर्भाग्य ये है भारत का कि नीति वो लोग तय कर रहे हैं जिनको इस देश की हकीकत का ज्ञान नहीं है, किसान की समस्याओं का ज्ञान नहीं है, तो वो तो यही सब करेंगे। इन्होंने तो एक सिंचाई के लिए भी काम नहीं किया। और तो छोड़िए, अगर मानसून अच्छा ना हो तो ये देश भुखमरी के कगार पे पहुंच जाएगा। आज हालात ये है कि इन्होंने रॉ शुगर को आयात किया देश के अंदर। आज इस देश में 5 करोड़ किसान जो गन्ने की खेती पे निर्भर है पूरी तरह से, उसको आपने बर्बाद कर दिया रॉ शुगर के आयात करके। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज अगर हम अकेले उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की नहीं और कर्नाटक की नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर लें,
हालत ये है कि आज 60% गेहूं की बुआई कम हुई। ये खाद्यान्न सुरक्षा बिल की नौटंकी और नाटक धरा रह जाएगा। आप 1.25 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़ उसमें देने की बात करते हैं। आपने सॉइल हेल्थ और वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं किया। कैसी प्रोडक्टिविटी? चलिए, लेकिन चिदम्बरम साहब तो ये बात कह रहे थे कि कृषि क्षेत्र का योगदान लिप विकास दर सर्विस में है। काफी अच्छा है, तो फिर इनका कोई जी। योगदान नहीं है। नहीं, तो किसानों अगर का। अगर अगर कृषि में विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही रहा होगा। वो सब अगर- भगवान भरोसे। अगर हालात इतने भयावह हैं तो पूरा भगवान भरोसे है। मैंने आपसे कहा मानसून अच्छा होता है, जी। पैदावार होती है। आपने तो सिंचाई के संसाधन जो है आज भी 35% है, 65% भगवान भरोसे है। तो इन्होंने दिया क्या है ये तो बताएं। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं आकाश जिंदल जी का। कृषि क्षेत्र की बात हो गई और कितना तीखा एकदम रिएक्शन इस पर आया है, ये भी हमारे कांग्रेस के मेहमान ने सुन लिया होगा। उनसे हम सबसे आखिर में उनके पास जाएंगे। यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं आकाश जी का। आकाश जी, स्वागत है आपका। हालांकि मार्केट ने तो पॉजिटिवली, भले ही एक सीमित दायरे में पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, लेकिन रिएक्ट किया है। ऑटो सेक्टर को भी एक राहत देने की कोशिश की गई है। जो ऑटो सेक्टर लगातार रसातल में जा रहा था, उसको उबारने की कोशिश यहाँ पर ज़्यादा नज़र आती है। अगर वहाँ पर कुछ राहत दी गई तो मतलब सीधा है कि डिमांड कम थी वहाँ पर और उस हिसाब से वो क्षेत्र नहीं बढ़ रहा था। कृषि में कृष्णवीर जी कह ही रहे हैं कि कृषि के अंदर वैसे हालात नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुदरत का अगर आंखें सीधी ना हो तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इंडस्ट्री में हालत बुरी है, ऑटो सेक्टर रसातल में नज़र आ रहा है। क्या लगता है आपको कि आज जो बजट पेश किया गया, क्या इन समस्याओं को, इन चुनौतियों को एड्रेस किया जा रहा है उसमें? जी हाँ, देखिए मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इस बजट को लूंगा। जी। मेरे हिसाब से इस बजट में बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटी थी। ये जानते हुए कि ये इंटरिम बजट था, फिर भी मैं ये कहूँगा देयर वाज लॉट अपॉर्चुनिटी टू डू इन दिस बजट। हम सब जानते हैं पिछले 1 साल में देश के आर्थिक हालात खराब रहे हैं। आज हमें मानना पड़ेगा हम रिसेशन के दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक हालात खराब रहे हैं। जीडीपी कम रही है, 5% के आसपास रही है। और जीडीपी, मैं कोई टेक्निकल फिगर नहीं कहूँगा। जीडीपी वो चीज़ है आम आदमी की कमाई। अगर आम आदमी नौकरी करता है तो नौकरी की तनख्वाह उसकी कम हुई है। कोई दुकान चलाता है तो दुकान से कमाई कम हुई है। किसान भाइयों की इनकम कम हुई है। यानी कमाई आपकी कम हुई है और खर्चे, इन्फ्लेशन आप जानते हैं और मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, बिकॉज इन्फ्लेशन के बैक टू बैक शोज मैं पिछले 2 सालों से लगातार कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन इस देश की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनी हुई है। रिसेशन, इन्फ्लेशन, लेसर जीडीपी ग्रोथ। ऐसे में देश को जो है कोई ना कोई बड़ा रिलीफ चाहिए थोड़ा था। सा रुकूंगा ऐसे कि मेयर चीज क्या हालात स्टैगफ्लेशन वाले हैं इस समय हमारे देश में? क्या हम स्टैगफ्लेशन की चुनौती झेल रहे हैं? देखिए स्टैगफ्लेशन थोड़ी और आगे की टर्म हो जाती है जहां मैं इसलिए इकोनॉमी पूछ रहा स्टैग्नेट हूं, कर क्या जाती हम है। उस हम point पर उसकी खड़े तरफ हैं? जा रहे थे। जी, हम उसकी तरफ जी। जा रहे थे लेकिन पहुंचे नहीं थे। जी। स्टैगफ्लेशन एक वो टर्म होती है जहां इकोनॉमी स्टैग्नेट कर जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ती जाती जी। है। अभी जो है हम स्टैगफ्लेशन पे नहीं पहुंचे थे। अभी 5% जीडीपी ग्रोथ रह गई थी। इन्फ्लेशन हालांकि हाई थे, बट हालात लेकिन यहाँ कुछ अच्छे, कुछ सेक्टर्स में तो माइनस में ग्रोथ हालात यहाँ अच्छे नहीं थे। ओवरऑल देखिए जीडीपी समेशन आ जाता है सर तरह के सेक्टर्स का, तो इसलिए बहुत कुछ करने को था। और टैक्सेस के अंदर कमी और होनी चाहिए थी। सर्विस टैक्स में कमी होनी चाहिए थी, इनकम टैक्स में कमी होनी चाहिए, भले ही 4 महीने के लिए हो। आप उसका दूसरा एंगल देखिए। आज जनता को रिलीफ की जरूरत थी। अगर कुछ रिलीफ और दे दिया जाता तो आने वाली सरकार चाहे किसी भी पार्टी हो उसके लिए भी ऑलमोस्ट उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि नई सरकार ये कैसे कह सकती थी कि पुरानी सरकार ने रिलीफ दिया था, आपने हमें चुना है, अब हम इस रिलीफ को खत्म कर रहे हैं। आकाश जी, अब आपका यहीं से एक सवाल खड़ा होता है जो आपने कहा कि कम से कम 4 महीने के लिए तो आप ये दे सकते थे। अगर चुनाव के नजरिए से भी देखा जाए तो सरकार ये कर सकती थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार ये नहीं कर रही है तो क्या हमारे सामने अर्थव्यवस्था की चुनौती, क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस 4 महीने के रिलीफ को भी झेलने लायक नहीं है? एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि अगर सरकार सब कुछ जानते बूझते नहीं दे रही है, अगर कोई वित्त मंत्री सियासी नजरिए से इस पहलू को नहीं देख रहा है, हम खालिस यहां पर शुद्ध सियासत की बात करें, अगर वो नहीं कर रहा है तो मेरे ख्याल से चुनौती ज्यादा बड़ी है, चिंताएं ज्यादा बड़ी हैं। देखिए मेरे जवाब का एक एंगल रह गया था। जी। इसमें एक पॉजिटिविटी भी रही है आज के बजट में। जी। ऑटोमोबाइल्स को जो बेनिफिट दिए गए हैं वो वेल डिजर्व बेनिफिट थे। देखिए उसमें मैं बता दूं, मात्र वो सिर्फ एक सेक्टर के लिए बेनिफिट नहीं, एक भी कार अगर बिकती है तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के रोजगार को पॉजिटिवली जी बिल्कुल, सब्सिडी इंडस्ट्री बहुत जुड़ी हुई है उसके साथ। बिल्कुल आपने सही कहा। ऑटोमोबाइल के साथ स्टील जुड़ा हुआ है, रबर जुड़ा हुआ है, उसके साथ लैंप इंडस्ट्री, इतनी सारी इंसिलरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है और सबकी सब लेबर इंटेंसिव है। साथ ही साथ उसके फाइनेंसिंग आ जाती है,
अल्टीमेटली द व्हीकल्स हैव टू बी रिपेयर्ड, तो बहुत लोगों को रोजगार देती है। तो वहां पे जीडीपी जो है को ग्रो कराने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज की गई है। रिसेशन के समय के ये टूल होते हैं कि आपने एक्सरसाइज को कम कर दीजिए। तो उसमें मैं ये कहूंगा, जो मैं 100 में से 55 मार्क्स दे रहा हूं, ये 55 मार्क्स उसी के हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिलीफ दिया गया है। वेल डिजर्व्ड रिलीफ था, ना सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए रिलीफ है, पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी इंडिया की इकोनॉमी की जीडीपी के लिए रिलीफ है। अब जहां तक आपकी बात रही कि 4 महीने के लिए थे, इलेक्शन के एंगल से बजट मेरे हिसाब से ठीक है, पॉपुलिज्म की चीजें हैं इसमें। नहीं, मैं बात कर रहा हूं चुनौती की। क्या चुनौती और चिंता जी हमारी अर्थव्यवस्था की, जो लगातार विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एकदम रसातल में पहुंची हुई है और हालात जो है चिंताजनक बताए जा रहे हैं, तो क्या ये चुनौती और ये चिंता इतनी बड़ी है कि सरकार एक छोटा सा रिलीफ भी देने की स्थिति में खुद को नहीं पा रही है, जबकि चुनाव सामने खड़े हैं? देखिए, चुनौती और चिंता के समय तो रिलीफ दिया जाता है। रिलीफ किस लिए होता है? जब चुनौती सामने होती है तो रिलीफ दिया जाता है। और रिलीफ का ये मतलब नहीं है कि हम अपना रेवेन्यू यानी इनकम कम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पूरा डेटा दे सकता हूं, ऑटोमोबाइल के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी कम करके कहीं टैक्स लॉस में नहीं रहेंगे, और इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी और टैक्सेस, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, उससे कंपनसेशन हो जाएंगे। तो चुनौती को तो टैकल करना पड़ता है, चुनौती को अवॉइड करके तो कोई रास्ता नहीं निकलता। चुनौती को आगे बढ़ के टैकल करना पड़ता है, उसी से आम आदमी को रिलीफ मिलता है, उसी से इकोनॉमी को रिलीफ मिलता है, उसी से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स की मैंने रिक्वेस्ट तमाम टीवी चैनल्स के थ्रू एफएम साहब के सामने चावल के भंडारण पे कम किया गया है जी। अब एक चीज वो हो गई, ओवरऑल आप सर्विस टैक्स देखिए। आज बात होती है आम आदमी को रिलीफ देने की। सर्विस टैक्स को बड़ा छोटा सा एग्जांपल लूंगा, अगर 12 से 10 या 8 कर दिया जाता, मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है, चाहे हमारा रिक्शा चलाने वाला मित्र है, चाहे मजदूर मित्र है, चाहे चाय बेचने वाला मित्र है, हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। तो सर्विस टैक्स कम होते ही उसके चार्जेस उसके कम हो गए होते, हर व्यक्ति को उससे रिलीफ मिल सकता था, लेकिन वो रिलीफ जो है वहाँ पे नहीं दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन। अगर आप मुझसे पूछें, इंडिया में सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जो मदर है वो क्या है? इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली लीड्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ कम होती है तो हमारा डेफिसिट बढ़ता है, डेफिसिट बढ़ता है और ओवरऑल हमारे जो है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो है वो भी अब बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट नहीं कम हो पाते। तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जो हम सोच रहे थे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा यहाँ पे, वो चीज हमारे सामने नहीं दिखी। और इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करना, और इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करना मात्र ये नहीं कि किसी कॉर्पोरेट को आप फायदा दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने से मजदूर मित्रों को रोजगार मिलेगा। एक इन्वेस्टमेंट वाले मुद्दे पर एक और यहाँ पर जो आजकल बात हो रही है वो ये कि इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो क्या ये फॉरेन सेंट्रिक हो, क्या अपने देश में ही माहौल को दुरुस्त करने के लिहाज से इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये भी एक बड़ा मसला है यहाँ पर। और क्या हम विदेशी निवेश पर खुद को इतना डिपेंड कर लें कि अगर वहाँ पे अर्थव्यवस्थाएं चरमराती हैं तो उसका असर हम पे पड़े। इस पहलू को हम छुएंगे, लेकिन हम सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता हंसराज अहीर जी भी मौजूद हैं। हंसराज जी, आपने 2 मेहमानों का वक्तव्य सुना, 2 मेहमानों का नजरिए देखा, कृषि क्षेत्र से जुड़े भी हमारे साथ हैं, उनका नजरिया आपने देखा, इंडस्ट्री को जानने समझने वाले, मार्केट को समझने वाले भी आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ हैं, आपने उनका नजरिया देखा। अब हम आपसे बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी इस बजट को लेकर क्या सोच रही थी और जब ये अंतरिम बजट सामने आया तो क्या सोच बनी? देखिए, हम ये सरकार से कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। इनका बजट देश के हित में आएगा ये हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपना चुनाव सामने रख के कुछ बजट अच्छा पेश करने की कोशिश की, जो अच्छा पेश कर नहीं पाए हैं। देखिए, देश की समस्याएं अनेक हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ माह पहले ये कहा, स्वीकार किया कि हमारी सरकार ने इस बार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को रोकने में हम असफल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ा बेरोजगारी पे कहूँगा आपसे। देश की गरीबी का अगर मूल कारण कोई है तो बेरोजगारी है, और 10 दूसरा साल कोई में कारण 10 तो हमने करोड़ कृषि नौकरियों का क्षेत्र लक्ष्य को है हमने सर। बहुत कम सरकार तो महत्व बहुत दिया। आशान्वित है, 10 साल में 10 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य। नहीं, सरकार का लक्ष्य जरूर है और हमारा भी लक्ष्य है उसके तरफ कि सरकार क्या करने जा रही है। मैं सरकार को जवाब दे देता हूँ अभी से ही। देखिए, सरकार की पीएसयू जितनी भी है ना, शायद वो कोल इंडिया रहे या सेल रहे या और कोई रहे, ये सारी पीएसयू में आज 1/3 एम्प्लॉयमेंट रहा हुआ है, मैन पावर रहा है। मैं सरकार को गिन देता हूँ, 10 लाख से का जो उन्होंने 10 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट सामने रखा है ना, तो कोल इंडिया में 8 लाख मैन पावर था। आज प्रधानमंत्री को मैं कहता हूँ और वित्त मंत्री को बताता हूँ कि आज कोल इंडिया में 3,51,000 मैन पावर है, जो
रोजगार है। सेल में 2,50,000 वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रोजगार के अवसर थे, रोजगार था। आज सेल में 90,000 मैन पावर वहाँ काम कर रहा है। मैं ये जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ आपसे। ये क्या देंगे 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट? नहीं दे सकेंगे। ये कागदी घोड़े दौड़ाने वाले लोग हैं। मैं कह रहा था कि बेरोजगारी देश की गरीबी का मूल कारण है। हम सब देख रहे हैं। कुछ बातें करते समय ये भी कहूँगा आपको कि बेरोजगारी कम करने के 2 रास्ते हैं। एक तो इंडस्ट्री है, माइनिंग क्षेत्र है, जैसे जितना भी मिनरल है उसको हम प्रोसेसिंग करें, उससे कुछ हम फिनिशिंग वर्क करके हम रोजगार दे सकते हैं। और दूसरा है कि कृषि क्षेत्र है, जो हमारे कृष्णा भाई कह रहे थे, कृष्णवीर भाई कह रहे थे, वो जिस तरीके से कह रहे थे उसमें सत्य है। देखिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। नैसर्गिक और नेचुरल जो कुछ हमें मिलता है, वर्षा होती है, उस आधार पर किसान काम कर रहा है। वो जो कह रहे थे वो 100% सही कह रहे थे। आज देश में आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी 35% भूमि को हम सिंचाई कर रहे हैं। ये कितनी बढ़िया सफलता है देश की। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में मैंने विकास किया है, और वो किसानों का पसीना है, तुमने कुछ नहीं दिया है। किसान मजबूरी से इसके सिवा करेंगे क्या? हो देश के लिए उपज निर्माण कर रहे, उत्पादन कर रहे हैं, वो ये अपने आप को जोड़ रहे हैं। उनको तो सही बात है कि इनको ये सोचना चाहिए, अगर कृषि क्षेत्र में विकास हुआ ही होता तो देश में 5 लाख किसान क्यों आत्महत्या करते। मैं जहाँ से चुन के आता हूँ, महाराष्ट्र के चंद्रपुर, यवतमाल मेरा क्षेत्र है। यवतमाल देश का सबसे पीड़ित है किसानों की, वहाँ सर्वाधिक आत्महत्या हुई है। वहाँ 9% इरिगेशन है, 9%। देखिए, और पंजाब में 96। ये विषमता में इसलिए बता रहा हूँ, ये जो दो क्षेत्रों की जो बातें मैं कर रहा हूँ। किसान तो आत्महत्या गुजरात में भी कर लेते हैं, किसान तो आत्महत्या मध्य प्रदेश में भी करते हैं। और जब बात कृषि की आती है तो वहां पर सवाल यह भी उठता है कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। राज्य सरकारें तभी कर पाएंगी जहां पर जो करना है आपको दिखा दिया है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार क्या कर सकती है? मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का 18% ग्रोथ है, 18। नहीं, वो तो अवार्ड भी मिला और देश का 4.9 है जी। एवरेज संभाल रहा है मध्य प्रदेश हमारा जी। मैं ये कह रहा हूं, राज्य सरकारें कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने भी मदद करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, सिंचाई के लिए जो प्रावधान नहीं किया जा रहा था वर्षों से, वो अभी भी नहीं किया जा रहा है। ये लेवल लाना पड़ेगा हमें, जहां पर पंजाब में 96% और महाराष्ट्र में 20%। ये जो है ना, इसको सुधार के लिए सरकार कुछ नहीं करती है जी। मैं और आपको ले जा रहा हूं बेरोजगारी की तरफ में। देखिए सरकार क्या कर रही है, गरीबी के तरफ, बेरोजगारी की तरफ ख्याल नहीं कर रही है। मैं अभी आपसे कह रहा था, पीयूष के बारे में बता रहा था कि कितना एम्प्लॉयमेंट उन्होंने कम किया है। मैं जो फिगर्स दिए वो सही दिए आपको, लेकिन दूसरी एक बात सरकार तो कह रही है कि खाद्य सुरक्षा योजना हम लेकर आए हैं, वो हमने लागू कर दी है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हमारी स्कीम चल रही है, और हमारी मनरेगा चल रही है। ये सारी स्कीमें तो गरीबी को ही एड्रेस करती हैं कि जिसका जो हक है वो उसको तक डायरेक्ट पहुंचे। मनरेगा के बारे में मैं मनरेगा का आपको जवाब दे रहा हूं जी। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्री रमेश जी ने क्या कहा, जयराम रमेश जी ने, कि मनरेगा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सीबीआई की जांच की मांग एक केंद्रीय मंत्री करता है। समझ रहे आप? मनरेगा का जितना भी धनराशि थी, जिस उद्देश्य सरकार ने भेजी है, उसमें सारा करप्शन होने की बात एक कैबिनेट मंत्री कहता है, सत्ता पक्ष का कहता है, और वो भी ग्रामीण विकास मंत्री कह रहे। मनरेगा तो पूरा बर्बाद कर दिया है। कहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया है? और 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है जी। ये सब बेकार की बातें हैं। चलिए, आपने हर सवाल पल पर हर दिन एम्प्लॉयमेंट कम किया जा रहा है। मुझे कहना चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार काम करे। मैं बताता हूं क्या करना चाहिए था। देश में कपास का उत्पाद होता है जी, लेकिन टेक्सटाइल मिलें बंद है, बुनकर खाली बैठे हैं। ये ऐसे कई बातें मैं बताऊंगा। वहां पर कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, वो खाली बैठा है। चमड़े की गटाई के काम करने वाला चर्मकार जो लेदर पर काम करता है,
वो खाली बैठा है, उनके लिए क्या दे रही सरकार? चलिए और हम ये सीधे रुख करते हैं हंसराज जी। मैं सीधा रुख करूंगा अभय कुमार दुबे जी का, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अभय जी, तीनों पक्षों को आपने सुना, आपने किसानों की बात सुनी, आपने अपने जो आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है उनकी बात सुनी, और आपने आकाश जिंदल जी की भी बात सुनी। हालांकि कुछ एक सकारात्मक बातें भी इस चर्चा में निकल कर आई, खासकर कि ऑटो सेक्टर के लिए। लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक जो भविष्य की चुनौतियों को लेकर रोड मैप दिखना चाहिए, यहां पर जितने भी मेहमान हैं वो कम से कम इस बात को लेकर एक मत है कि वो रोड मैप कहीं नजर नहीं आता। इस अंतरिम बजट में तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता, और सरकार जिन 10 साल की उपलब्धियों को गिना रही है उसमें भी सवाल ये उठता है कि आप पिछले कार्यकाल को भी शामिल क्यों करने पर मजबूर हो गए। क्या आपके पास जो आपका ये वाला कार्यकाल है 2009 से लेकर 14 तक का 5 साल का कार्यकाल, जिसमें सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि चीजें डिरेल्ड हुई हैं, क्या इसको लेकर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है जो आप पिछले कार्यकाल को भी इसमें शामिल कर रहे हैं? जी अभय जी। अनंत जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने चौधरी जी की बात तो पूरी सुनी, बाकी दोनों जो हमारे साथी मित्र थे उनकी पूरी चर्चा नहीं सुन पाया, आपका प्रश्न भी पूरी तरह नहीं सुन पाया। मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से उन वक्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने की। पहली बात जो चौधरी जी ने कही, तो उनको ध्यान होना चाहिए कि 263 मिलियन टन प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का इस बार हुआ है और 4.6% ग्रोथ रेट रही है। 45 बिलियन यूएसडी का हमने एक्सपोर्ट किया है। मैं पूछना चाहता हूं, चौधरी जी ने ये बात कही कि किसानों की ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की, तो जो इस देश का इतिहास बताता है कि सर्वाधिक किसानों ने जो आत्महत्या की वो 98 से 2004 तक 2,36,000 किसानों ने आत्महत्या की, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो 600 रुपीज तक था, जिसको बढ़ा करके यूपीए की सरकार ने 1400 रुपए तक कर दिया। जो हमारा बुनियादी बात जिस पर आपने भी कही कि हमारा इन्फ्लेशन को एड्रेस करना चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो WPI है वो 5.05 है। हाँ, जो फूड इन्फ्लेशन है वो जरूर एक चिंता का विषय था, जो 13% से घट करके 6% तक आ गया है। जहां तक फर्टिलाइजर का प्रश्न उन्होंने खड़ा किया, तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब भी हम फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन की हिंदुस्तान में बात करते हैं तो सिर्फ यूरिया के प्रोडक्शन के अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं हुआ। उसका मूल कारण यह है कि वो सरकार के नियंत्रण में है, तो हमको एक मॉडरेट थॉट उसके लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जहां तक इरिगेशन की बात इन्होंने कही, तो ये इनको विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है। अकेले मेरे मध्य प्रदेश में जहां 7 लाख हेक्टेयर इरिगेशन की व्यवस्था थी वो 25 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसमें बीती पंचवर्षीय योजना में 6,90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और जो डाटा चौधरी जी बोलते हैं उससे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं। आपने कहा कि यूपीए 1 को तो यूपीए 2 को हम एड्रेस नहीं करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि 39,000 किलोमीटर का ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क 2012-13 से अब तक अकेले सिर्फ 1.5-2 साल में हम लोगों ने किया है। हमने 3,900 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का एडिशन किया है, 3400 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क का एडिशन किया है। ये वो विषय है जो अभी हमने 1-1.5 साल में इन उपलब्धियों को हासिल किया है। हिंदुस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। इतनी वैश्विक प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप अभय जी दोनों मेहमान हमारे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कुछ चीजें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब मुखातिब हुए थे पत्रकारों से, तो कम से कम 3 क्षेत्रों में 3 फ्रंट पर उन्होंने अपनी कमजोरी मानी थी। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि यहां पर हमें दिक्कत हुई है। उन्होंने इस बात को मान लिया था कि यहां पर चीजों को टैकल करने में परेशानी हुई, सरकार ठीक से चीजों को टैकल नहीं कर पाई। ये एक बड़ी चुनौती उन्होंने मान ली थी तीनों फ्रंट। दूसरी बात जो आपने महंगाई दर की बात की है, सर 1 या 2 महीने, अभी कुछ ही दिन पहले के आंकड़े, शायद 1-2 दिन पहले ये आंकड़े आए हैं खुदरा महंगाई दर के भी और थोक महंगाई दर के भी। आप उस समय को क्यों भूल जाते हैं जब इस देश के अंदर प्याज 100 रुपए किलो तक बिक रहा था? आप उस समय को क्यों भूल जाते हैं जब आलू 40 रुपए किलो बिक रहा था, टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा था? क्यों आप उस समय को भूल जाते हैं? और एक लंबा वक्फा यहां पर काटा है लोगों ने उस महंगाई के अंदर। देखिए मैं जी कुछ पूछना चाहूंगा। देखिए सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं रखता। पहले तो एट द आउटसेट मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल्स के लिए टैक्सेशन के कंसेशन किए गए
और वो इकोनॉमी को किक स्टार्ट करेगा। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट उस चीज़ में फर्मली बिलीव करता हूँ, सरकार की अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। विद ड्यू रिगार्ड्स, आज आप WPI का 1 महीने का डेटा कोट कर रहे हैं, आप CPI देखिए, फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन देखिए, पिछले 3 साल में इन्फ्लेशन इतनी हाई रही है सर। हर महीने का डेटा अगर आप कहें तो मैं अभी का अभी आपको दूंगा, जिसकी वजह से हमारी GDP इतनी कम गई है। आप देखिए किस तरह के हालात में कंट्री रही है। GDP कहां ले आए, 5% के आसपास GDP, CPI चल रही थी 9%, 10%, और फूड इन्फ्लेशन तो ऐसा भी रहा है कि बहुत डबल डिजिट्स में काफ़ी हाई रही है। चाहे प्याज के प्राइसेस रहे हों, शुगर प्राइसेस रही हों, पोटैटो प्राइसेस रही हों, वेजिटेबल प्राइसेस रही हों, और आज इस चीज़ का तो जानकारी आपको भी होगी और आपकी पार्टी के लोगों ने इस चीज़ को माना है अलग अलग लेवल पे, सरकार के लोगों ने, कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई रहा है। इन्फ्लेशन जो है जिस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए था नहीं हुआ। तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जो चीज़ होनी चाहिए थी इस बजट में एटलीस्ट वो चीज मिसिंग थी। रिसेशन का समय है, इस समय मंदी का समय है, और आम इंडियन हाउस होल्ड मिडिल क्लास परेशान है। ये चीज क्या आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते कि आज आम इंडियन हाउस होल्ड इस चीज से परेशान है कि उसकी कमाई कम हुई है सर? क्योंकि GDP कम है तो डायरेक्टली कमाई से रिलेट करूंगा, खर्चे उसके बड़े हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इस फैक्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? दैट्स इट। देखिए, मुझे सबसे कम अवसर दिया गया मेरा पक्ष रखने का, और प्रश्न की अपेक्षा व्याख्यान देने की कोशिश की गई। मैं बताना चाहता हूं कि 2002 15 फरवरी का समय, जब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एनडीए की सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर से प्रतिबंध हटा दिया, कमोडिटी मार्केट में फूड ग्रेन्स को डाल दिया, तो उस आर्टिफिशियल क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए केंद्र की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, यूपीए की सरकार ने, और राज्य सरकारों को अधिकार दिए होर्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के। अभी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया प्याज को लेकर के। जब प्याज की क्राइसिस थे तब 2 राज्यों में उसका प्रोडक्शन हो रहा था। एक तो राज्य था मध्य प्रदेश और एक राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने होर्डर्स के खिलाफ हर संभव कार्रवाई की, मध्य प्रदेश में एक भी कार्रवाई होर्डर्स के खिलाफ नहीं की। क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि फूड इन्फ्लेशन को एड्रेस करे, फूड इन्फ्लेशन पर काम करे? मैं बताना चाहता हूं कि राज्य की कांग्रेस की सरकारों ने तो वेट टैक्स पर कमी की, एंट्री टैक्स पर कमी की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के और एलपीजी को लेकर के। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 28% पेट्रोल पर वेट टैक्स लगता है, 23% डीजल पर लगता है, एलपीजी पर तो वेट भी लगाते हैं और एंट्री टैक्स भी लगाते हैं। प्याज के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? वो तो आपके हाथ में था। वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट करने को आपको बार बार कहा गया कि उसके चलते हुए आप प्याज के दाम कम कर सकते हैं, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? मेरा देखिए, नहीं, मेरा निवेदन सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर प्याज की उस समय होर्डिंग की कि अगर मध्य प्रदेश में ही कंट्रोल कर लिया जाता तो प्याज की क्राइसिस नहीं होता। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। जहां तक बात आपने कही कि अभय जी कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अभय जी कर लीजिए, तो एक अग्रणी भूमिका राष्ट्र ने ली है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जी। अब आपने जो बात कही है इरिगेशन की, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने 5500 करोड़ का पैकेज दिया था बीटी कपास पर, किसानों की आत्महत्या पर, किसानों को 1 रुपया नहीं पहुंचा। 71,000 करोड़ का जो सिंचाई का पैकेज महाराष्ट्र को गया था, ये महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट में स्वीकार कर लिया कि 1 हेक्टेयर भी सिंचाई के संसाधन नहीं बढ़े। मध्य प्रदेश में मुझे पूरी जानकारी है कि उसमें सिंचाई का एरिया बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी इसलिए कि सिंचाई के संसाधन 10 सालों में बढ़ गए हैं। ये आप पार्टी की बात छोड़िए, आप देश के किसानों की बात करिए। आपने कहा एमएसपी बढ़ी है, मैं पूछता हूं राष्ट्रीय किसान आयोग जो 2004 के बाद, पहले सुन लीजिए, अब आप 2004 के बाद जो राष्ट्रीय किसान आयोग डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बना था, मुझे भी उसमें बुलाया गया था और हमने कहा था रिपोर्ट तैयार करी। 3 साल लगे रिपोर्ट तैयार करने, पूरे देश का सर्वे करके। 2007 से रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, अब सुनिए, अब आप, मैं उसका फाउंडर मेंबर हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या हमने उन पॉलिसीज को छोटे और गरीब किसानों तक पहुंचाया? नहीं, उसका लाभ किसको मिला? कारपोरेट को मिला।
जब आपने प्याज की बात करी तो पिछले बार फरवरी में लासल गांव में प्याज, मैं मौजूद गया हूं वहां, लासल गांव में प्याज 2.5 और 3 रुपए किलो बेची किसानों ने, क्योंकि हम स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं दे रहे। हमें जो करना चाहिए, आप ये बताइए, लाखों टन अनाज हम सड़ा रहे हैं। सन 1958 में सेंट्रल वेयर हाउस एक्ट बनाया था पंडित नेहरू जी के टाइम का, उसमें हमने क्या किया? मैंने सरकार को बार बार आगाह किया कि आप सब छोड़िए सब्सिडी का फ्रॉड, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बंद करिए, आप किसानों को सीधे 0% नहीं तो 1% पर पैसा दीजिए, गांव में ब्लॉक स्तर पर नहीं गांव स्तर पर वहीं स्टोरेज करिए, एफसीआई उसको कंट्रोल करे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो जो ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बर्बादी हो रही है सब्सिडी के नाम पर, वो खत्म होगी। आज तक वो नहीं कर पाए। और जो आपने एमएसपी की बात करी, इसी साल गन्ने की उत्पादन लागत 23% बढ़ी है। ये गवर्नमेंट की जो शुगर केन डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी रिपोर्ट है। तो क्या इतना दाम दे पाए? आज हालत ये है कि 60% गेहूं की बुआई अकेले उत्तर प्रदेश में कम है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होके आया हूं, रोना पीटना मच रहा है। आप और हमको, आप पार्टी से जुड़े हैं, सवाल पार्टियों का नहीं है, सवाल इस देश का है। आज खाद्यान्न सुरक्षा इसलिए है कि हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक है। आज जो गन्ने की दुर्गति हो रही है, आप ये देखिए 170-180 रुपए क्विंटल पर क्रैशर पे गन्ना डालना पड़ रहा है। तो इस चीजों को अगर हम पार्टियों में लेके जाएंगे, ये अगर देश बचा है तो इस देश के किसानों ने बचाया है। इंपोर्ट करके हमें तय करना पड़ेगा आज कि हमको इंपोर्ट करके माल शॉपिंग मॉल में बिकवाना है, या हमको स्टोरेज फैसिलिटी देनी है, हमको इरिगेशन देनी है, हमको फर्टिलाइजर देना है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। कृषि की प्रोडक्टिविटी और उद्योग की प्रोडक्टिविटी, ये दो ऐसे पहिए हैं, जब तक इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी डेवलपमेंट नहीं होगा। अब आप आगे आ जाइए, जीडीपी की बात करता हूं, पूरा जीडीपी का बड़ा फ्रॉड है ये, पूरा रियल एस्टेट और शेयर मार्केट का फ्रॉड है। कोई जीडीपी किसान की और उसकी उसमें कहां भागीदारी हो रही है? अब आप आगे आइए, आप होलसेल प्राइस इंडेक्स पे बात करते हैं, कभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बात क्यों नहीं करते? दुनिया के तमाम विकसित देश कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बात करते हैं। किसानों को हर साल प्लानिंग कमीशन के और कृषि भवन में बैठने की वजह 10.5 से 11% आर्थिक नुकसान होता है। आरोप लगता है किसानों पर कि जीडीपी में हिस्सा घट रहा है। क्या कर दिया? इस देश की 125 करोड़ की जनता का पेट भर दिया, ये अपराध कर दिया हमने, ये गाली दी जा रही है हमको उल्टा। चलिए अभय जी के पास हम लौटेंगे। अभय जी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से कहेंगे। चलिए कृष्ण जी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डीजल के दाम देखें कितने बढ़ गए, जो सवाल के दाम कितने बढ़ गए हैं, एमएसपी की बात तो कर दी आपने। जो सवाल उठाए, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई किसानों के लिए भी बढ़ रही है। जी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक लेना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा छोटा सा। जब जो सवाल उठाए हैं कृष्णवीर जी ने, उनसे हम जवाब लेंगे अभय कुमार दुबे जी से कि जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि किसानों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, तमाम सब्सिडियां गिनाई जा रही हैं, एमएसपी का जिक्र किया जा रहा है, उनकी आखिर सच्चाई क्या है। लौटते हैं ब्रेक के बाद।